नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्र में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मॉक टेस्ट 3 जिसका साइंस का जो रेलवे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, ये पूरा NCERT बेस्ड होगा। ठीक है, क्योंकि इसी से पूछा जाता है ग्रुप डी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, परिक्षेपित बीज के सफलतापूर्वक अंकुरन और सीडलिंग के रूप में होने वाले कौन सी स्थिति आवश्यक है। देखिए, पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई सीड को अंकुरित होने के लिए पर्यावरण की जो स्थिति है, यानी कि वातावरण कैसा होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या होना चाहिए, उसके उपयुक्त पर्यावरणीय स्थितियों की उपस्थिति होना चाहिए। किसके, तो जो सीड होता है उसके उपयुक्त पर्यावरण की स्थिति होनी चाहिए, तब वो सीड क्या होगा, अंकुरित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब चलती कार में ब्रेक लगाए जाते हैं, जब चलती हुई कार में ब्रेक लगता है तो कार धीमी हो जाती है, लेकिन भीतर बैठे यात्री आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, अब आपको पता चल गया होगा कि ये न्यूटन का पहला गति नियम यानी कि जड़त्व के नियम को बताता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, अब यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है। देखिए यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन में दे रखा है कि यात्रियों में जड़त्व होते हैं। हर यात्री में अपना खुद का एक जो भी मास होता है, मास में अपना जड़त्व होता है। ठीक है, इनर्शिया होता है। तो यात्री में जड़त्व होते हैं और वे अपनी गतिमान अवस्था में बने रहने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अम्ल और एक क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से सदैव कौन सा पदार्थ बनता है। हमेशा कौन सा पदार्थ बनेगा जब एक अम्ल को और एक क्षार को बीच रिएक्शन करवाएंगे। तो आप लोग को पता होगा कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या बनता है, तो बनता है सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। इसका अगर एग्जांपल अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो HCl का देख लो। HCl और NaOH को जब रिएक्शन करवाया जाता है, HCl क्या है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH क्या है, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब इसको रिएक्शन करवाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्शन करवाया जाता है तो नमक बनता है NaCl और वाटर निकल जाता है। ठीक है, तो इससे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कोई कुली 25 केजी द्रव्यमान के एक सामान को भूमि से 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। कितना मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, 2 मीटर की, यानी कि हाइट कितना दे रखा है, 2 मीटर। मास कितना दे रखा है, 25 केजी। ठीक है, सामान पर उसके द्वारा यानी कि कुली के द्वारा किया गया कार्य कितना है। अगर जी का मान दे रखा है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या पूछ दिया है, तो किया गया कार्य। तो अब हम लोग को पता है कि वर्क डन बराबर क्या होता है, यहाँ पे कौन काम कर रहा है, कुली के द्वारा किया गया है, तो mgh इसमें हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, mg और h हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, m का मास कितना दे रखा है, 25 केजी। इसको सब हटाते हैं। ठीक है, तो m बराबर मेरे पास क्या दे रखा है, 25 केजी। जी का मान कितना दे रखा है, 9.8 और h कितना दे रखा है, 2 मीटर। और देखो सबका यूनिट चेक कर लेना, सबका यूनिट सेम है। ठीक है, अब इन सब को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 25 दूनी 50 और जब 50 को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो लगभग कितना के बराबर आ जाएगा, 490 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ 490 490 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 490 नहीं दे रखा था, आपके जो एग्जाम में पूछा गया था तो इसमें जो ऑप्शन था ये बिल्कुल इसी तरह से था। ठीक है, इसका 490 होना चाहिए, लेकिन आप इसका अप्रोक्सीमेटली जो एकदम सामने में नियर बाय उसको आपको टिक करना। ठीक है, और जब इसका रिजल्ट आया था तो इसी को सही भी माना गया था। ठीक है, 500, जबकि होना चाहिए कितना, 490, लेकिन अब दे रखा है तो आपको इसी तरह करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में 2 अलग अलग व्यक्तियों के DNA के संयोजन का क्या लाभ है। तो देखिए, जो लैंगिक जनन होता है उसमें यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 अलग अलग व्यक्तियों के DNA का संयोजन होता है। क्रोमोसोम आता है और क्रोमोसोम में DNA होता है, तो DNA का संयोजन होता है। इसका लाभ क्या है, ये आपसे पूछा गया है कि इसका लाभ क्या है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यह जनन प्रक्रिया को तेज करता है, या विशेषाकृत जननांगों की आवश्यकता को कम करता है, या DNA प्रति यह स्पेसिफिक अनुवांशिक विविधता को बढ़ाता है। देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, यह समष्टि के भीतर अनुवांशिक विविधता को बढ़ाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए माता का जो गुणसूत्र कुछ गुणसूत्र होगा और जो मतलब जो फादर का जो मेल का जो होगा और जो फीमेल का जो गुणसूत्र होगा वो जब दोनों मिलेगा तो इसका जो कैरेक्टर रहेगा आएगा, और जो फादर का कैरेक्टर रहेगा वो आएगा, और जो नया जो बच्चा जन्म लेगा उसमें इन दोनों का कैरेक्टर होगा, यानी कि अनुवांशिक विविधता को बढ़ा दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भार यानी कि वेट का SI मात्रक है। अब वेट का SI मात्रक क्या है ये आपसे पूछा गया था, तो सबको पता होगा। देखिए, भार और मास 2 अलग अलग चीज़ें हैं ना, तो मास भार का क्या हो जाएगा, तो भार का हो जाएगा न्यूटन।
ठीक है। और द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का हो जाएगा मास। तो ये दो चीज़ें याद रखना। भार का क्या होता है, भार का न्यूटन होता है, क्यों, क्योंकि मास में उसमें जी लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए न्यूटन हो जाता है किसका, वेट का, भार का। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए एक सुपोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। अच्छा देखिए यहाँ पे बोला गया मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। देखिए अब पौधा हो या फिर इंसान हो, उनको जरूरत पड़ता है किस चीज़ का, न्यूट्रिएंट का। यानी कि अब न्यूट्रिएंट किस दो तरह का होता है, एक तो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट किसको बोलेंगे, जो हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पौधों के बारे में पूछा गया है, तो पौधों के शरीर को जो ज़्यादा चाहिए उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, और जो कम चाहिए उसको बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कौन नहीं है, तो मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया कि वो नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, मैंगनीज। मैंगनीज जो होगा ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है पौधों के लिए। लेकिन ये जो तीन के ऊपर का जो तीन दे रखा है, ये तीनों क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट। और मैं जबकि और यहाँ क्वेश्चन बोल दिया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, तो ये तीनों तो होना से रहा, सिर्फ बचा कौन सा, मैग्नीशियम, ठीक है, ये हो जाएगा इसका मैग्नीज है, माफ कीजिएगा मैग्नीज, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मैग्नीज। अब यहाँ पे देख लो मैक्रोन्यूट्रिएंट पौधों का, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट को हम लिख दिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होगा पौधे के लिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, या फिर पोटास जिसको बोलते हैं। ये जो तीन है इसको प्रारंभिक मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है, और इसका द्वितीयक यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर या गंधक को द्वितीयक कहा जाता है, ठीक है। ये सब है लेकिन ये प्रारंभिक और इसको द्वितीयक माना जाता है। तो यहाँ तक ये मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गया। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन सा, तो लोहा है, जिंक है, मैंगनीज है जो आपको ऑप्शन में दे रखा था, तांबा है, कॉपर है, बोरोन है, मोलिब्डियम है, क्लोरीन है और निकेल। तो ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में कई अगर दूसरा ऑप्शन में डाल दिया तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लंबाई दे रखा है एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए दे रखा है तथा प्रतिरोधकता को रो से डिनोट किया गया है, रो वाले तार का प्रतिरोध आर दे रखा है। इस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को अगर हम लोग 3 गुना कर दिया जाए, अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन एरिया को 3 गुना कर दिया जाए और अन्य सभी प्रचलनों को कांस्टेंट रखा जाता है, तो नया प्रतिरोध क्या बनेगा। तो अब आप लोग को पता होगा प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिरोध बराबर होता है रो एल डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। अब यहाँ से निकाल दो। अब क्या बोला है, अब बोला गया है कि अनुप्रस्थ काट को 3 गुना कर दिया जा रहा है और सबको कांस्टेंट कर दिया रहा है, यानी कि ये भी कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ इसको 3 गुना कर दिया जा रहा है। अगर इसको 3 गुना कर देते हैं और इस सबको कांस्टेंट रख दे रहे हैं तो आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए का। जब आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है ए का और ये 3 गुना है तो ये 3 गुना से ये कम हो जाएगा रेसिस्टेंस। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया 3 गुना है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में आपको बोला गया कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है 3 गुना दे रखा है, तो रेसिस्टेंस कितना होगा, 3 गुना से आधा कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि R/3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, R/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण डैश है। एक समान वेग से गतिमान पिंड का जो त्वरण होता है वो क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। अब देखो एक समान वेग से गतिमान पिंड है कोई, आपको एक पिंड है जो कि एक समान वेग से वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। एक समान कहने का मतलब क्या है कि समय के साथ इसका वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो चल रहा है उसी स्पीड से चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एक समान वेग तो बोला गया है कि क्या होगा, इसका जो त्वरण क्या होगा, तो त्वरण क्या हो जाएगा। अब अगर मान लो, अब क्या देखिए त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोला जाता है। यानी कि अगर हम वेग में परिवर्तन की दर यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोला जाता है, एक्सेलरेशन बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ वेग में परिवर्तन कुछ हो ही नहीं रहा, जीरो हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे लिख दिया कि एक समान गति यानी कॉन्स्टेंट वेग वेलोसिटी से जा रहा है। तो अगर ये जीरो हो गया तो 0/टाइम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए पादपों में भोजन संवाहक जटिल उत्तक का कौन सा भाग नलिकाकार होता है। अच्छा यहाँ पे देखो भोजन संवाहक बोल दिया, यानी कि यहाँ पे किसका बात किया गया, जाइलम का बात किया गया, ठीक है, फ्लोएम का बात किया गया, माफ कीजिएगा, फ्लोएम का बात किया, क्योंकि भोजन संवाहक है ना, जाइलम तो जल को यानी कि पानी को लेके जाता है, ठीक है। उत्तक कौन सा है जिसमें नलिकाकार होता है तथा इसकी भित्तियाँ छिद्रित होते हैं। तो आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग फ्लोएम पढ़े होंगे तो फ्लोएम का 4 पार्ट होता है, ठीक है। उसमें से जो यहाँ पे पूछा गया उसमें तो एक सिप प्लेट या फिर सिप ट्यूब होता है, ठीक है, जो बोलिए सिप ट्यूब बोल दो या फिर सिप प्लेट बोल दो, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम चारों को ठीक से, और माफ़ कीजिएगा सिप, यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे सिप ट्यूब, ठीक है, सिप प्लेट नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, ये सिप ट्यूब होगा और सिप ट्यूब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का।
अब देखिए फ्लोएम का 4 पार्ट होता है, कौन कौन सा? तो चलनी नलिकाएं, जिसको अभी सीव ट्यूब बोले, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी समय नहीं है। ऐसे भी जब हम ये वीडियो बनाते हैं ना तो लगभग 1 घंटा का बन जाता है, तो इसको इसीलिए हम स्पीड को 2x करके रखते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा समय ना लगे। चलिए, तो इसमें कौन कौन सा होता है? तो एक होता है सीव ट्यूब होता है, एक होता है कंपेनियन सेल होता है, एक फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, और एक होता है कौन सा? फ्लोएम फाइबर, ठीक है, जिसको बास्ट फाइबर भी कहा जाता है। तो ये चारों को आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक बार पॉज करके एक बार आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, कौन सा गुण समांगी मिश्रण को विषमांगी मिश्रण से विभेदित करता है? अच्छा, समांगी मिश्रण जिसमें समान मिश्रण हो, यानी कि इसका कंपोजिशन हर जगह समान हो, ठीक है। कहीं से भी अगर देख लो तो उसका कंपोजिशन समान होगा, यानी कि एक समान संघटक हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा इसका सही जवाब, क्योंकि यहाँ बोल ही दिया गया है कि कौन सा गुण समांगी मिश्रण को भी समांगी मिश्रण से विभेदित करता, अलग करता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम और क्लोराइड आयन का 1:1 के अनुपात में होते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान यानी कि फॉर्मूला यूनिट मास की गणना करने के लिए आप किस क्रिया का उपयोग करिएगा? अच्छा, अगर मास के यहाँ पे गणना कर रहा है तो हम लोग किसको गणेंगे? इसका मास को ही गणेंगे। लेकिन ऑप्शन देख लीजिए, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान और क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो हो जाएगा, यही तो है दिया गया अभी है, ठीक है। जो सोडियम है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, और क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान को जब हम लोग जोड़ देंगे तो इसका मास निकल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नियत प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोधक के लिए उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है? अब यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए, नियत प्रतिरोध किसके? आर, और प्रतिरोधक क्या होता है? जिस रास्ते से वो जा रहा है, यानी कि एक तार है, अब तार का अपना कुछ इस पे जब गुजरेगा तार तो जो करंट जाता है तो टकराते हुए चलता है, उसके इलेक्ट्रॉन जो है टकराते हुए चलता है, तो उससे क्या होता है? प्रतिरोध होता है, जिससे हीट निकलता है, तो यही होता है प्रतिरोधकता, ठीक है। प्रतिरोधकता के उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम क्या निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है? तो ये बोला किसके समानुपाती होता है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला है क्या? H बराबर I² RT, ठीक है, RT। तो यहाँ पे बोला कि नियत प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोधक के लिए उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होती है? किसके समानुपाती होती है? तो अब या तो इसके या इसके या इसके, RT के, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे दिया किसका गया है, ठीक है, प्रतिरोध के प्रवाहित धारा के वर्ग का, तो स्टार्टिंग में ही दे रखा है, ठीक है। H बराबर I² RT किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा I² के, और यही वाला सबसे पहला नंबर में ही दे रखा है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। जली विलयन में क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब जली विलयन में क्षार बेस के बारे में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका स्वाद खट्टा होता है, देखिए स्वाद एसिड का खट्टा होता है, बेस का नहीं। ये जल में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करता है, ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए, जो सबसे पहले जो कॉमन पकड़ा रहा है उसको अलग कर दिया, नीले लिटमस को लाल कौन करता है? एसिड करता है, तो 2 तो हट गया, अब मेरे पास बचा 2, ठीक है। तो ये जल में OH नेगेटिव आयन को उत्पन्न करता है, कौन? बेस क्या करता है? OH नेगेटिव आयन को उत्पन्न करता है, और एसिड आता है H+ आयन को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग जब कोई क्वेश्चन इस तरह लगे कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो उसको पहले जो छापने की कोशिश कीजिए कि कौन सा एलिमिनेट हो रहा है, कौन सा ऑप्शन, उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की रक्त वाहिका की भित्तियाँ मोटी होती है और लचीली होती है तथा वह उच्च दाब को, अब उच्च दाब को कौन सा था? मोटी भी होता है और लचीली भी होता है, ये होता है आर्टरीज का, ठीक है, आर्टरी का, धमनियों का सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी में होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि के रूप में खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन को दर्शाता है, और खंडन को कौन दर्शाता है? स्पायरोगायरा। आप लोग को पता होगा कि स्पायरोगायरा फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? स्पायरोगायरा में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु को निष्कर्षित करने के बाद उसे परिष्कृत यानी कि रिफाइन करने का मुख्य उद्देश्य क्या? किसी भी धातु को हम लोग रिफाइन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि उससे अशुद्धियों को हटाया जा सके। निष्कर्षित धातु से अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मेगाफोन, हॉर्न और स्टेथोस्कोप ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ऐसे इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? क्योंकि देखिए, ये जो है ना, सब में ध्वनि को क्या कहता है? सब एम्पलीफाई करता है ध्वनि का उत्पादन, संचारण और अवर्धन, ठीक है, वर्धन करता है, यानी कि एम्पलीफाई करता है। तो ये इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा?
ध्वनि का उत्पादन भी करता है, संचरण भी करता है, यानी कि ट्रांसमिट भी करता है, प्रोड्यूस भी करता है और एम्पलीफाइंग भी करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए नहीं किया जाता है? क्या बोला गया? निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए नहीं किया जाता? स्थान निर्धारित करने के लिए नहीं किया जाता प्रतिबिंब का। ऑप्शन में पढ़िए, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण जो उसी पथ पर वापस परिवर्तित होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण, ये तो हो जाएगा मुख्य अक्ष के लंबवत। देखिए जब भी यहाँ पे मुख्य अक्ष के जब भी लंबवत आय होगा ना, ये कभी भी स्थान या फिर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाने के स्थान को नहीं दिखाता है। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? सी। अगला क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र में दूरियां u, v और f के संख्यात्मक मानों को प्रतिस्थापित करते समय किन आवश्यक शर्तों को कठोरता से पालन किया जाना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या दे रखा है? फोकस दूरी f को सदैव धनात्मक लिया जाना चाहिए, धनात्मक ऋणात्मक दोनों में लेते हैं। सभी मानों को मीटर में परिवर्तित करना चाहिए, या फिर सभी माप वक्रता केंद्र से लिया जाना चाहिए, या फिर नई न्यू कार्टेशियन साइन कन्वर्जन का उपयोग क्या करना चाहिए। तो आप लोग को पता होगा कि जब भी हम लोग दर्पण में जो फॉर्मूला ये सब लिखते हैं या फिर जो साइन कन्वर्जन करते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कार्टेशियन साइन कन्वर्जन। ठीक है, और इसी का मानो, इसी को सबसे, जैसे कि हम लोग बोर्डमास लॉ पढ़ते हैं ना, जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं, बड़ा कैलकुलेशन होता है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बोर्डमास लॉ का यूज़ करते हैं। इसी तरह से जब हम लोग दर्पण सूत्र में इसका संख्यात्मक मानों को निकालते हैं, तो हम लोग किसको? कार्टेशियन साइन कन्वर्जन का ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर का, कार्टेशियन साइन कन्वर्जन। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊर्जा आवश्यकता तथा नियत शरीर तापमान वाले जंतुओं जैसे पक्षियों और स्तनधारियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है पक्षियों और जंतुओं। पक्षियों और जंतुओं में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ के होते हैं। ठीक है, अब इसको एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, जो जीव पानी में, केवल पानी में रहते हैं, केवल पानी की बात किया जा रहा है। ठीक है, केवल जल में रहता है। ठीक है, केवल जल में रहता है, उस पर 2 चैम्बर होता है हार्ट का। ठीक है, जो जल, जैसे मछलियाँ हो गया, ठीक है, जो सिर्फ पानी में रहता है, जल और प्लस थल। ठीक है, जैसे एम्फीबियंस हो गया, उभयचर जिसको बोलते हैं, इसमें 3 चैम्बर रहता है। लेकिन इसमें भी अब आप लोग एक चीज़ एक्सेप्शनल में याद रखिएगा, किसका? एक तो हो गया घड़ियाल और एक हो गया क्रोकोडाइल। ठीक है, उसमें कितना होता है? उसमें होता है 4 चैम्बर। ठीक है, और तीसरा जो हो गया सिर्फ और सिर्फ स्थल में रहता है, जैसे कि हो गया इंसान हो गया, पशु पक्षी हो गया। ठीक है, इसमें होता है 4 चैम्बर। तो जल, थल, स्थल, इस तरह से याद रखिए। और जो जल और थल वाला जो है, इसमें आप लोग एक्सेप्शनल में घड़ियाल और क्रोकोडाइल को 4 चैम्बर कर दीजिएगा खाली। ठीक है, चलिए आगे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, अच्छा, हम इससे पहले वाले जो क्लास किए थे, यानी कि जो मॉक टेस्ट सेकंड में हम आपसे पूछे थे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान कितना होता है और इसको किसने दिया था, ये आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें अब हम उसी का आंसर दे रहे हैं। इसका जो होगा एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा इसका क्या? एसआई मात्रक। ठीक है, और इसको सबसे पहले कौन दिया था? इसको सबसे पहले दिया था ब्रिटिश वैज्ञानिक एक थे। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश नाम के। कब दिया था? 1798 में। और जो इसका मान होता है, ये इसका मान कितना होता है? 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो ये सब डेटा आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रोटॉन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? प्रोटॉन के संबंध में बोला गया कौन सा कथन सही है? चलिए आप जब तक इसको ऑप्शन में नहीं पढ़िएगा ऐसे नहीं पता चलेगा। ठीक है, प्रोटॉन विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, बिल्कुल गलत। प्रोटॉन उदासीन नहीं होता है। प्रोटॉन में अपना चार्ज होता है, और ये चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? माइनस में होता है। प्रोटॉन का कितना होता है? प्लस में। तो प्लस में 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, 19 कूलम ये होता है प्रोटॉन का। और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? सिर्फ इसको माइनस में सेम डेटा होता है। तो इसका तो अपना चार्ज होता, अपना तो होता है कुछ। ठीक है, तो ये तो होने से रहा, उदासीन तो होगा नहीं। प्रोटॉन धनावेशित होता है तथा इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/, इतना होता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ गलती किया है, प्रोटॉन धनावेशित होता है ये तो सही, लेकिन इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का नहीं, यहाँ पे ये प्रोटॉन का नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो होगा ना द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का इतना होगा, 1/2000वां भाग होगा।
ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। प्रोटॉन धनावेशित होता है तथा इसके आवेश को एक इकाई धनात्मक आवेश माना जाता है, बिल्कुल ये सही है। इलेक्ट्रॉन का एक इकाई नेगेटिव माना जाता है, जिसको एक इकाई धनात्मक में माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणु उच्च ऊर्जा पराबैंगनिक किरणों वाले विघटित होकर ओजोन के निर्माण में सहायता होता है। अच्छा, ओजोन का क्या होता है? O3 होता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे पता चल गया कि ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन मिलकर बना O3, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ही हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर के वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C पे रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? अब यहाँ पे क्या बोला? अवतल दर्पण। सबसे पहले तो अवतल दर्पण बना लो। अब यहाँ पे ये मुख्य फोकस हो जाएगा और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब किसी वस्तु को यहाँ पे रखा गया है, एक मिनट, अवतल दर्पण में किसी वक्रता केंद्र C से परे रखा गया, सॉरी यहाँ पे बोला गया है C से परे रखा गया। एक मिनट, यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था पढ़ने में। वक्रता केंद्र C से परे रखा गया, मैंने C के बाहर रखा गया है, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं। ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, और C से परे रखा है यानी कि इस और कहीं पे इसको रखा गया होगा वस्तु को, ठीक है, इधर रखा गया है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे किस तरह बनेगा? तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये आपसे पूछा गया। अब देख लीजिए, चूंकि अवतल दर्पण है तो हमेशा अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? जब इस तरफ रहता है तो इधर की बात हम नहीं कर रहे, ठीक है। जब इस साइड रहेगा तो हमेशा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो सबसे पहले तो वास्तविक और उल्टा खोजो, क्योंकि इधर अवतल दर्पण का इस डायरेक्शन में यानी कि अगर हम जहाँ से देख रहे हो वहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन में, अगर लेफ्ट साइड में अगर जो भी बनेगा वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। तो वास्तविक और उल्टा सबसे पहले खोजो। तो ये देखिए, वास्तविक होगा उल्टा होगा, वास्तविक होगा सीधा तो होगा नहीं, वास्तविक उल्टा होगा, आभासी तो होने से रहा, ये सब दोनों तो ऐसे भी कट गया। तो सीधा से एक ऑप्शन अपने छट के आ गया, ठीक है। वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। जब हमारी त्वचा से पसीना वाष्पित होता है तो हमें ठंडक का अनुभव क्यों होता है? ठीक है, क्यों होता है ये आपसे पूछा गया है। अब ऑप्शन पढ़िए, वाष्पीकरण के दौरान पसीना ऊष्मा मुक्त करता है, ऊष्मा करेगा तो और ज़्यादा गर्मी लगेगा। पसीने में बर्फ का क्रिस्टल होता है। वाष्पीकरण के लिए पसीना त्वचा से ऊष्मा अवशोषित करता है, वाष्पीकरण से पसीना बर्फ बन जाता है। देखिए ये इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? देखिए इतना मतलब अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है तो ऑप्शन ईजी दे रहा है, और अगर ऑप्शन हार्ड दे रहा है तो क्वेश्चन में ही ईजी कर दिया जा रहा है, ठीक है। यही एकदम अभी तक जितना भी पढ़ा इसी तरह का लग रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना की तुलना में कैसा होता है? तो आप लोग को पता होगा 1/6 होता है। अब यहाँ पे देख लो किसमें 1/6, यह पृथ्वी के भार का छठा भाग होता है। यही वाला पहला ही में इसका आंसर छुपा हुआ है। चलिए, हम बैठे या सोते समय भी श्वास लेते रहते हैं। हम बैठे या सोते समय भी श्वास लेते रहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे ऑप्शन से ही पता चलेगा कि क्या है। हृदय को विश्राम देने के लिए? नहीं, हृदय विश्राम देगा तो इंसानी विश्राम हो जाएगा। जीवन क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति के लिए, ठीक है। तो जीवन का जो क्रियाएं होती है उसके लिए हमें ऑक्सीजन का निरंतर आपूर्ति चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इसके लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का उदाहरण है? तो अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का उदाहरण कौन सा है? ये आपको सर्कुलर मोशन मतलब ये एक सर्किल में होगा, ठीक है। चलिए इस तरह से होगा, आप खोजिए। सीधी पटरी होने से रहा, एक समान चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। भीड़ भाड़ में सड़क पर चलती हुई कार, सड़क सीधा होता है। पार्क में जॉगिंग कर रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? B नंबर का। चलिए अगला है, 20 ओम के प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस पर 40 वोल्ट का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है। इसमें प्रवाहित धारा कितनी होगी? तो आप लोग को पता होगा V = IR होता है, V = IR होता है। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? R का मान दे रखा 20 ओम, V का मान दे रखा 40। तो बोला गया धारा का मान क्या होगा यानी कि I कितना होगा ये निकालना है। तो I को यहीं पे रहने दीजिए, 20 को इधर ले आते हो तो कितना हो जाएगा? 20 दूगुनी 40 यानी कि 2 हो जाएगा। इसका आंसर, एक मिनट, 20 दूगुनी 4, 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। 2 एम्पियर तो दिया हुआ, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। एक बार फिर से बना लेते हैं, V = IR, ठीक है। अब हम लोग I को यहीं पे रहने देते हैं, R को इस ओर ले आते हैं। तो V का मान कितना दे रखा है? V का मान देगा 40 वोल्ट और ओम R का मान कितना दे रखा है? 20। तो 40/20, ठीक है, 2 एम्पियर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सुरक्षित यौन संबंध क्या है? क्यों महत्वपूर्ण है ये पूछा गया है। क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, क्योंकि रोकथाम से बचाना। और कौन सा रोग? तो HIV एड्स से बचाने के लिए सुरक्षित यौन संबंध जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया होने पर
कौन सी गैस निकलती है? जब हम लोग एथेनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं। जब हम लोग एथेनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम एथोक्साइड, देख लीजिए यहाँ पे सोडियम एथोक्साइड और एक रंगीन गैस हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, सोडियम एथोक्साइड एक विलयन है जो कि एक रंगीन है। ठीक है, पूछा जा सकता है। और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, आप देखिए सोडियम एथोक्साइड या फिर हाइड्रोजन, तो यहाँ पे गैस के बारे में पूछ दिया डायरेक्टली, तो हम लोग को कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ना पूछ के कोई विलयन पूछ दिया होता तो एक रंगीन विलयन बनाता है, कौन सा? तो सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, अधात्विक ऑक्साइड तथा क्षार के बीच अभिक्रिया का सामान्य उत्पाद क्या होता है? तो अगर हम एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका रिएक्शन देखिए कि मान लेते हैं कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक अधात्विक ऑक्साइड है को चूना के पानी के साथ यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि एक क्षार है के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। तो आप देख लीजिए, ये दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में दे रखा है क्या क्या है, क्या क्या निकला था? तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल। और ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? तो एक लवण है और जल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साल्ट और वाटर निकलता है। अगला क्वेश्चन है, गैस के कणों की निरंतर अनियमित गति के कारण वे पात्र की दीवारों से टकराते हैं। गैस द्वारा लगाया गया दाब किसके बराबर होगा? तो गैस के द्वारा जो लगाया गया दाब होगा वो किसके बराबर होगा? तो पात्र के दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के द्वारा लगाए गए बल के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20 मीटर की ऊंचाई पर रखे गए 30 kg द्रव्यमान के ब्लॉक की स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोला गया है और जी का मान यहाँ पे 10 लेना है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना होता है? mgh होता है। m कितना दे रखा है? 30 kg। जी का मान 10 दे रखा है और h का मान दे रखा है 20। 3 दूनी 6, 600 हो जाएगा। 6 3 को 0 ना, 6000 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे 6 से भी दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6000 जूल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, ध्वनि गैसों में द्रवों की, अच्छा क्या बोला? नहीं, सही नहीं है। ध्वनि गैसों में द्रवों की अपेक्षा धीमी चलती है। ध्वनि गैसों में द्रवों की अपेक्षा धीमी चलती है। ध्वनि गैसों में, ठीक है, द्रवों की अपेक्षा धीमी चलती है, ये सही है, जबकि हमको सही नहीं खोजना है। ध्वनि वायु की अपेक्षा जल में अधिक तेज चलता है, ये भी सही है। ध्वनि ठोस पदार्थों में तेज गति से चलती है, ये भी सही है। ध्वनि निर्वात में भी चल सकता है, ध्वनि निर्वात में नहीं चलता, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर लास्ट में ही डायरेक्ट देख लेते तो यही इसका आंसर हो जाता। अच्छा, आप लोग यहाँ पे समझिए कि ध्वनि का चाल कहाँ पे कैसा होता है। ठीक है, पहले लिखो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ध्वनि के चाल सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, उससे कम होगा लिक्विड में और सबसे कम होगा गैस में। ठीक है, यही पैटर्न है। अब यहाँ पे फिर से एक बार आप लोग पढ़ के देख लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन से आप लोग आराम से छाट सकते हो। मनुष्यों जैसे बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर जीवों में पाचन कहाँ होता है? अब पाचन कहाँ होता है? केंद्रक में यानी कि न्यूक्लियस में होता है। विशिष्ट पाचक अंगों के, देखिए हर हमारे शरीर में हर सिस्टम के लिए एक विशिष्ट अंग दिया है, पूरा एक सिस्टम दिया है। ठीक है, जैसे कि श्वसन के लिए अलग सिस्टम है, पाचन के लिए अलग सिस्टम है, शरीर से गंदगी को बाहर निकालने के एक्सट्रैक्शन के लिए अलग सिस्टम है। ठीक है, तो इसी तरह से पाचन के लिए भी विशिष्ट पाचन यानी कि स्पेसिफिक डाइजेस्टिव ऑर्गन्स दे रखा है हम लोग के शरीर में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति यानी कि प्लांट सेल वॉल का मुख्य संरचनात्मक घटक क्या है? तो प्लांट सेल वॉल, ठीक है, प्लांट में क्या होता है? सेल वॉल होता है। और इसका मुख्य घटक पूछा क्या है? तो काइटिन, पेप्टिडो, ग्लाइकेन, कोलेजन या फिर सेलुलोज। तो आपको यहाँ पे आप लोग को दिख गया होगा आंसर कि सेलुलोज होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है? आमाशय, स्टमक होगा नहीं, मेरुरज्जु, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैनक्रियाज होगा नहीं, यकृत होगा नहीं, क्या हो जाएगा? स्पाइनल कोड। घरेलू विद्युत परिपथ यानी कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में सामान्यतः कौन सा अवयव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? देखिए, श्रेणी क्रम मतलब हो गया कि आपका ये हो गया श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। ठीक है, अब अगर हम बोलेंगे पैरेलल में कौन सा किस तरह से होता है, तो देखिए पैरेलल इस तरह से होता है। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में किसको जोड़ते हैं? तो हम लोग मेन स्विच जो होता है, अब मेन फ्यूज जो होता है उसको हम लोग जोड़ते हैं सीरीज में। क्यों सीरीज में जोड़ते हैं? क्योंकि सीरीज क्या है
कि यहाँ पे करंट, जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ है, वही करंट यहाँ है, वही करंट यहाँ। अगर यहाँ पे कट गया तो कहीं पे करंट नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ कट गया तो कहीं भी, अगर हम लोग मेन फ्यूज़ में ही अगर सीरीज में लगाएंगे और अगर वही कट गया तो पूरा घर में फिर हम लोग को करंट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अब पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में होता है कि करंट हर जगह बढ़ जाते हैं। आई है तो आई डैश हो गया, आई डबल डैश हो गया, ठीक है। हर में अलग अलग करंट है। अगर यहाँ से अगर ये सीरीज कट गया तो फिर भी ये सब में भी करंट फ्लो होते रहेगा। और इस तरह का कम्बिनेशन घरेलू में जो भी हमारा घरेलू जो सामान है, जैसे कि पंखा हो गया, फ्रीज हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, इन सब में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और जबकि जो फ्यूज तार होता है उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ये आप लोग जान लेना, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मुख्य फ्यूज यानी कि मेन फ्यूज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक किसान अपनी फसल से प्राप्त अनाज को नमी और गर्म वाले कमरे में भंडारित करता है। कुछ सप्ताह के बाद अनाज खराब हो जाता है तथा उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? इसका सबसे संभावित कारण क्या है? तो नमी भी है और गर्मी भी है, दोनों ही है। नमी से बैक्टीरिया भी लग जाएगा, फंगस भी लगेगा, कीड़े भी लग जाएगा, ठीक है। और गर्मी, हल्का गर्मी जो होता है वो कीड़ों को पनपने का सबसे अच्छा जगह होता है, ठीक है। देखिए अब इसको देखिए, अनाज पक्षियों और कीट द्वारा खा जाता है, पक्षी के यहाँ कोई रोल नहीं है। कटाई से पहले पर्याप्त सिंचाई नहीं हुई है, अनाज पानी में बह जाता है, भंडारण की अनुचित परिस्थितियाँ नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द ठोस पदार्थ के कणों यानी कि पार्टिकल की निकटता का वर्णन करता है? जो ठोस जो पदार्थ होता है उसके कण निकट निकट होते हैं, तो ये कौन सा शब्द बताता है, ये आपसे पूछा गया है। मान लेते हैं कि दो कण जो है, इसके जो एटम है वो दूर दूर में है और दो एटम सटा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या अंतर दिख रहा है? अंतर ये दिख रहा है कि इसके बीच में इंटरमोलिकुलर गैप ज़्यादा है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर गैप ज़्यादा है, लेकिन सॉलिड में निकट होता है, एकदम बिल्कुल सामने सामने होता है, यानी कि इस तरह से होता है। तो यानी कि इंटरमोलिकुलर गैप जो होता है ना के बराबर होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा शब्द आ रहा है? इंटरमोलिकुलर गैप, ठीक है। अंतःकण स्थान यानी कि इंटरमोलिकुलर गैप बोलो या फिर इंटर पार्टिकल स्पेस बोल दो, ये दोनों सही है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का। अगला क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर वह बिंदु, प्रिंसिपल एक्सिस पे वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अभिसारित होती है, क्या कहलाता है? अब मान लो हम अवतल दर्पण ले लेते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण बोला गया है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब किरणें आती है और जो दर्पण से टकराने के बाद टकराती है तो कहाँ पे अभिसारित होते हैं? तो कहाँ पे होता है? आप लोग सबको पता होगा कि मुख्य फोकस पे होगा। कहाँ पे होगा? मुख्य फोकस पे ये प्रसारित होती है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुकूल पर्यावरण परिस्थितियों में बीज से नए पौधे के विकास को क्या कहा जाता है? जर्मिनेशन कहा जाता है, अंकुरन कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मिनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा एल्केन है जो एक स्थिर वलय यानी कि स्टेबल रिंग बना सकता है? अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया गया, ठीक है। सबसे छोटा एल्केन के पूछा गया है, एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए जो कि एक स्टेबल रिंग बना सकता है। अब हम मान के चलते हैं कि मीथेन लेते हैं, जिसमें सबसे पहले मीथेन को लेते हैं। तो मीथेन में क्या होता है? ये स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद इथेन लेते हैं जिसमें 2 कार्बन होता है, ये स्ट्रक्चर बनता है। तो क्या एक से बना सकते हैं रिंग? 2 से बना सकते हैं? नहीं। हम लोग किससे बना सकते हैं? अगर 3 कार्बन रहेगा हमारे पास, मिथ इथ प्रोप, ठीक है, तो हम लोग 3 से रिंग बना सकते हैं। देखिए कैसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर हर जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देंगे तो यह एक रिंग बन गया। अब इसी को बोला जाता है क्या? एक साइकिल का फॉर्म कर रहा है, इसी को बोला जाता है मिथ इथ प्रोप। क्या होगा? मीथेन इथेन प्रोपेन, तो इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों तथा उसके आयन का सही मिलान चुनिए। तो देखिए यहाँ पदार्थ दे रखा है और इसका आयन दे रखा है, अब इसको सही से चुनना है। HCl तो हाइड्रोजन का और क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन से तो हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए ये सही है, इसका मिलान इसके साथ सही है। क्यों है? देखिए हाइड्रोजन अकेले रहता नहीं, जब हाइड्रोजन टूटता है, निकलता है, तो ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में निकलता है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में, तो ये तो सही है। उसके बाद NaOH, तो सोडियम का प्लस और OH का नेगेटिव, ये भी सही है। KOH पोटेशियम का पॉजिटिव आयन और OH का नेगेटिव आयन, MgOH, यानी कि सब सही है, ठीक है। यानी कि ये इसी तरह लगेगा। 1 का A, B का 2, 3 का, अब इसमें खोज लो कहाँ पे 1 का A, 1 का 4, 1 का A, B का 2, देखिए इसका B नंबर में ही सही दे रखा है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सबको पता होगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। चलिए अगला क्वेश्चन है नकारात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है? देखिए नकारात्मक कार्य कब होता है? एक सबसे पहले पॉजिटिव कार्य देखिए, अगर ये कोई वस्तु है, अब इसको हम यहाँ से फोर्स दे रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं, अगर ये जिस डायरेक्शन में हम लोग पुश कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर ये डिस्प्लेस हो जा रहा है, अगर इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव वर्क किए हम लोग, ठीक है, कार्य किए। अब अगर कोई एक वस्तु है, अब इसको हम लोग पुश कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट सही मायने में डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए था? इस डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ना होकर के इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि हम फोर्स को लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स दे रहे हैं इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना? 180 डिग्री का। कितना का एंगल बना? 180 डिग्री का। तो इसके बीच का कोण कितना डिग्री का बनना चाहिए? 180 डिग्री का, तब जाकर के ये नेगेटिव वर्क कहलाएगा, ठीक है। और इसको और ठीक है, तो नकारात्मक कार्य हो रहा है तो वर्क डन बराबर हम लोग क्या जानते हैं? वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अब कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1। अब अगर -1 होगा तो इस पूरा का पूरा को माइनस कर देगा, यानी कि नेगेटिव कर देगा, ठीक है। कॉर्क किस पौधे या पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है? तो कॉर्क जो होता है वो आप लोग ये जो दे रखे हैं ना, ये हम अपने से दिए हैं ताकि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है। ये नहीं दिया हुआ था आप लोग के एग्जाम में, ये सिर्फ इसी तरह देवदार था, यूकेलिप्टस था, एक था क्रेकर्स सुबर और एक था बबूल, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रेकर्स सुबर। ये क्रेकर्स सुबर जो है ना, ओक का ही क्या है? ओक का ही क्या है? ये साइंटिफिक नाम है, ठीक है, क्रेकर्स सुबर। चलिए अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग मुख्य रूप से ऊष्मा विकिरण यानी कि हीट रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है? तो हीट रेडिएशन का बैरोमीटर, अल्टीमीटर और साइक्लोट्रॉन, ठीक है। बैरोमीटर से क्या नापते हैं, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं और साइक्लोट्रॉन से क्या किया जाता है? ये आप तीनों कमेंट में करिएगा जरूर, ठीक है। बैरोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोलोमीटर माफ कीजिएगा, बोलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोलोमीटर। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।